स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम रूबरू में, जिसमें हम आपको मिलवाते हैं एक खास शख्सियत से। आज भारत समेत पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है और इस खास अवसर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर नीलम जोशी कांडपाल, जो एक योगा शिक्षक होने के साथ साथ आयुर्वेदिक डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, एमडी इन एक्यूप्रेशर और एक न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। डॉक्टर नीलम जोशी, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनबीसी भारत पर। डॉक्टर नीलम, सबसे पहले आज हमारे दर्शकों को इंटरनेशनल योगा डे 2024 की थीम योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी के बारे में बताएं। सबसे पहले आप सबको 10वें इंटरनेशनल योगा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को योग के लिए अवेयरनेस आनी चाहिए और योगा के लिए सबके अंदर एक संकल्प जागना चाहिए कि हमें फिट रहना है, फाइन रहना है, स्वस्थ रहना है, दुरुस्त रहना है। जैसा कि आपको पता है कि इस बार का थीम है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। योगा अपने स्वयं के लिए और समाज के लिए। हम कौन है? हम समाज का एक अंग है। हमसे समाज है और समाज से हम हैं, तो दोनों एक दूसरे के अभिन्न अंग है। उनका अस्तित्व एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है। तो योग इसमें क्या करता है? योग का सबसे बड़ा रोल है कि आप योग के द्वारा स्वयं को फिट रख सकते हैं और सारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं और अपना सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, जिसमें कि आप कह सकते हैं फिजिकल फिटनेस, आपकी मेंटल फिटनेस और स्पिरिचुअल फिटनेस। और जब हम स्वस्थ रहेंगे, स्वयं स्वस्थ रहेंगे, तो समाज अपने आप ही स्वस्थ हो जाएगा, क्योंकि हम समाज का एक अंग हैं। तो सबसे पहला काम हमें अपने खुद के ऊपर करना है कि योग के द्वारा हम कैसे स्वस्थता प्राप्त कर सकते हैं, और उसके बाद हमारी जिम्मेदारी बनती है समाज के लिए कि हम दूसरे लोगों के लिए भी कैसे हम इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। डॉक्टर, हमारे देश में महिलाओं की हेल्थ के बारे में बहुत कम चर्चा होती है, जबकि आज के दौर में महिलाएं घर के साथ साथ जॉब भी कर रही हैं और पूरा परिवार संभाल रही हैं। तो महिलाओं के लिए योगा कितना इम्पोर्टेंट है? जैसे कि महिलाओं का बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, वो अर्ली मॉर्निंग उठती हैं और लेट नाइट तक सोती हैं। सोने का भी टाइम बहुत उनका कम होता है, ना खाने का टाइम होता है, ना सोने का टाइम होता है, तो बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ जो होती है वो डिस्टर्ब होती है। तो ऐसी कंडीशन में वो योग को अपनी डेली रूटीन में अपनाकर एक अच्छी हेल्दी लाइफ स्टाइल जी सकती है। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर वो हेल्दी रहेंगी तो उनका पूरा परिवार हेल्दी रहेगा, क्योंकि उन्हीं पे सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं। तो छोटी छोटी चीजें, जैसे सुबह उठना है, उठते ही वो अपना सुबह पानी पिए प्रॉपर, छोटी बहुत एक्सरसाइज करें। अगर वो कुछ काम भी कर रही हैं तो उसके साथ वो डीप ब्रीदिंग कर सकती है, प्रॉपर ज़्यादा ऑक्सीजन रिसीव करना, क्योंकि सुबह बहुत अच्छी ऑक्सीजन लेवल हाई होता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ले सकती हैं सुबह के टाइम पे। छोटी मोटी एक्सरसाइजेस कर सकती हैं। तो कोशिश करें कि 15 से 20 मिनट वो कम से कम अपने लिए जरूर निकालें। सुबह सूक्ष्म व्यायाम कर लें, जिसमें कि हैंड्स की स्ट्रेचिंग्स होती हैं, पैरों की स्ट्रेचिंग्स होती हैं, नेक की एक्सरसाइजेस। जैसा कि आजकल बहुत कॉमन देखा गया है कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो किचन में भी झुक के काम करती हैं और ऑफिस में भी लैपटॉप पे झुक के ही काम करती हैं, तो ज़्यादातर उनका सिटिंग जॉब या फिर स्पाइन का ऐसे झुक के काम करना होता है। तो उस केस में वो छोटी मोटी 15 मिनट में अपनी एक स्ट्रेचिंग्स, हैंड्स की, पैर की और नेक की छोटी छोटी एक्सरसाइजेस डेली करें, जिससे कि फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे और बॉडी में स्टिफनेस ना आए, जिससे कि वो हेल्दी रह सके। डॉक्टर, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आजकल भागदौड़ भरी ज़िंदगी में लोगों के पास समय की बहुत कमी है और ज़्यादातर लोगों की सिटिंग जॉब है। ऐसे में लोगों को सर्वाइकल, बैक एक और सियाटिका जैसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ऐसे में डॉक्टर, ऐसे कौन से 2-3 एक्सरसाइज हैं जिसे कम समय में लोग कर सकते हैं बिना योगा क्लास जाए हुए? इतनी भागदौड़ भरी आजकल लाइफ हो गई है, किसी को टाइम ही नहीं है और सिटिंग जॉब इतना लंबा रहता है, 10-10, 12-12 घंटे का, और फिर इतना दूर आना जाना 2-3 घंटे, तो वो पूरा टाइम आपका बैठने में ही बीत जाता है। तो उस केस में प्रॉब्लम्स क्या आती है? स्पाइन से रिलेटेड, जैसे कि नेक प्रॉब्लम, सर्वाइकल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने लग जाती है, बैक एक होना शुरू हो जाता है पीछे, स्पाइन स्टिफ होनी शुरू हो जाती है, स्लिप डिस्क हो जाता है कई बार। तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स है। हर दूसरे इंसान को आप पूछोगे तो नेक स्टिफ है या बैक एक है, रोजमर्रा में बना ही रहता है। तो योग का इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल ये है कि योग के द्वारा आप इससे दूर रह सकते हैं।
आप मेडिसिन से दूर रह सकते हैं। अदरवाइज लोगों को पेन किलर खानी पड़ती है कि मुझे आज नेक पेन है, या ये छोटी छोटी जो रोज की दिक्कत है इनके लिए पेन किलर खानी पड़ती है। पर योगा एक और आपका नेचुरल पेन किलर है, तो अगर आप उसको डेली करेंगे तो आपको उसकी ज़रूरत, मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए मैं छोटा कुछ बताना चाहूँगी आपको, जैसे कि आप डेली रूटीन में सर्वाइकल के लिए जो एक्सरसाइज है वो नेक अप एंड स्ट्रेट ऐसी वाली एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। बैठे बैठे भी कर सकते हैं आप चेयर पे। तो इसमें आपको नेक को डाउन नहीं करना, फॉरवर्ड बेंड नहीं करना, आपको अप एंड स्ट्रेट, अप एंड स्ट्रेट ऐसे आप इसको कर सकते हैं नेक की एक्सरसाइज। एंड साइड स्ट्रेचिंग ऐसे धीरे धीरे स्लोली स्लोली आप जहाँ बैठे हैं आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। इसमें अलग से आपको खड़े होने की या अलग से करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेचिंग हाफ, फिर ऐसे लेफ्ट एंड राइट, स्लोली स्लोली लेफ्ट एंड राइट, देन हाफ रोटेशन, हाफ सर्कल, सेमी सर्कल, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। इसको आप 10 to 20 टाइम्स कर सकते हैं डेली। ये तो हो गई सर्वाइकल की एक्सरसाइजेस। दूसरा, आप स्पाइन के लिए खड़े हो सकते हैं आराम से अपनी ही जगह पे। तो आप बैकवर्ड बेंडिंग, कमर पे हाथ रखें और पीछे बैकवर्ड बेंडिंग करें पीछे, और फिर सीधे खड़े हो जाए, फिर बैक बेंड करें, फिर सीधे खड़े हो जाए। तो इसको आप आधे घंटे में, 1 घंटे में 2 से 4 बार या 5 बार आराम से कर सकते हैं। आप जहाँ बैठे हैं वहीं पे कर सकते हैं बेंडिंग, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, फॉरवर्ड नहीं, बैकवर्ड एंड स्ट्रेट ऐसे। शोल्डर रोटेशन आप कर सकते हैं, जैसे कि शोल्डर है आपको ऐसे रोटेट करें, स्लोली स्लोली रोटेट करें, ऐसे क्लॉकवाइज करें, फिर 5 to 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज करें। आप चेयर पे बैठ के भी आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऐसे अप एंड डाउन भी कर सकते हैं 10 to 20 टाइम्स, ऐसे ओपन एंड क्लोज, ओपन एंड क्लोज। इससे क्या होगा कि आपके शोल्डर्स और आपकी स्पाइन जो है वो स्टिफ नहीं होगी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी। तो ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेज है जो आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं। लेग की एक्सरसाइजेज है, स्ट्रेचिंग, जैसे आप पैर सीधा करके बैठे बैठे स्ट्रेच कर सकते हैं, लेग रोटेशन कर सकते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो जो साइटिका की प्रॉब्लम है, नीचे जो बैक में कंप्रेशन आने की वजह से होता है, तो वो प्रॉब्लम्स आपको आएगी ही नहीं। हैंड्स की स्ट्रेचिंग से, आप खाली बैठे तो हैंड्स की स्ट्रेचिंग, रोटेशन, ये सब एक्सरसाइज छोटी छोटी, ऐसे शोल्डर रोटेट करना, ये सब छोटी मोटी एक्सरसाइज आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं। डॉक्टर नीलम, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आज के डिजिटल टाइम में सबको योगा के बारे में नॉलेज तो है ही, लेकिन आपके हिसाब से योगा करने के टॉप 5 बेनिफिट्स क्या हैं? आजकल इतना डिजिटली लोग इतना एक्टिव हो गए, सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है कि लोगों को बहुत ज़्यादा ज्ञान है, और मेरे ख्याल से ज़रूरत से ज़्यादा ज्ञान हो गया है। और ये अच्छी भी बात है कि आप हेल्थ को लेके इतना कॉन्शियस हैं और अवेयर हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ इकट्ठी करना चाहते हैं या करते हैं। तो वो बहुत ही एक अच्छा आपका इंटरेस्ट है कि इस बारे में जानें और सुने, लेकिन उसको एप्लीकेशन भी करें, अपनी लाइफ में अप्लाई भी करें कि जो आप सुन रहे हैं या जो हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें आप देख रहे हैं तो उनको अपने जीवन में उतारें, उसको फॉलो करें। तो उससे क्या होता है कि आपको तभी रिजल्ट मिलेगा जब आप उसको करोगे। जब आप उसको करोगे ही नहीं तो आपको फायदा नहीं, आपको नहीं पता चलेगा। तो जैसे कि अगर आप योग नियमित रूप से करते हैं, अपनी लाइफ में उसको अपनाते हैं, तो उसके सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको क्या होता है कि एक जो रूट कॉज होता है बीमारी का, जो रूट कॉज होता है, जो जड़ होता है, जहाँ से वो समस्या शुरू होती है, वो उसको खत्म कर देते वहीं से ये। क्योंकि योग का एक सबसे बड़ा प्रभाव क्या है कि ये रूट पे काम करता है। जैसे कि वात पित्त कफ से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उनको दूर करता है। सबसे बड़ा बेनिफिट तो इसका ये है कि ये वात और पित्त और कफ को बैलेंस करता है। दूसरा क्या है कि आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है, जितने कि आपकी ग्लैंड्स हैं, जिसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं, तो उस पर काम करता है। और अगर हार्मोन्स नियंत्रित हैं तो आपकी बीमारियां अपने आप ही नियंत्रित हो जाएंगी, क्योंकि हार्मोन से ऑर्गन नियंत्रित होते हैं। तो उससे आपकी बीमारियां दूर हो जाएंगी और आपके शरीर पे प्रभाव उसका नहीं पड़ेगा। तो और इसके अगर तीसरे बेनिफिट की बात करते हैं तो ये फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल पे काम करता है, क्योंकि आप फिजिकली फिट रहेंगे तो आपका माइंड भी काम करेगा। जैसे कि स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, आपकी एंजाइटी कम हो जाएगी, डिप्रेशन कम हो जाएगा। और जब ये सब कम होगा तो आप काम को इजीली कर पाएंगे और आपका मन लगेगा उस काम को करने के लिए। और मेरे ख्याल से कि अगर आप जिस काम को मन लगा कर करते हैं उसमें हमेशा ही परफेक्शन आता है। तो ये सबसे बड़ा एक योग का बहुत अच्छा प्रभाव है।
इसके अलावा आपकी बॉडी एक्टिव बनी रहती है, आप लेथार्जीनेस नहीं फील करते हैं और पूरा दिन आपका काम करने का मन करता है। अदरवाइज होता क्या है, आप फिजिकली थके नहीं भी हो पर आपका कुछ करने का मन नहीं करता, लेकिन योग इसमें बहुत अच्छा प्रभाव ये डालता है कि आपको एक एक्टिव रखने में बहुत सहायक है पूरा दिन। इसके अलावा आपके ऑर्गन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी जो पूरी फिजिकल बॉडी है, इंटरनल जो काम करने की क्षमता है उसको ये बढ़ाता है। डॉक्टर, मैं ये जानना चाहूँगी कि बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि योगा करने का सही टाइम और तरीका क्या है। अगर हम तरीका और टाइम की बात करें तो योग करने का एक तरीका होता है, जैसे कि आजकल बहुत ही ज़्यादा लोगों में हो गया कि रात को, क्योंकि लेट नाइट सोते हैं, सुबह देर से उठते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि रात को वर्कआउट करें अपना, जैसे कि जिम रात को जाना 10 बजे 11 बजे जाना, रात को खाना, तो वो बहुत गलत तरीका है फिजिकल वर्कआउट करने का, किसी भी एक्सरसाइज को करने का। और आजकल क्या ट्रेंड चला है कि खाने के बाद घूमना, टहलना, तो वॉक करना, पर वो सबसे गलत है। उससे क्या होता है, इंडाइजेशन होता है, क्योंकि वो टाइम आपका खाना पचाने का होता है, पर आप वॉक करने निकल गए, तो वो तरीका बहुत गलत है। आपको क्या करना है, कोशिश करनी है खाली पेट घूमे, खाली पेट योगा करें, उससे आपको बेनिफिट डबल मिलेगा। और जैसे अगर आपको खाने के बाद करना भी है तो आप बैठे ना, बल्कि टहलें, सिर्फ हल्के हल्के कदम से टहलें, लेकिन आप वॉक ना करें तेज तेज कदमों से। और योग क्या है कि आपको सुबह का टाइम बहुत बेस्ट रहता है, जैसे कि जो सुबह फ्रेश हवा होती है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होती है सुबह के टाइम पे, और आपका मन बहुत शांत होता है, क्योंकि रात को आप सोकर जगे होते हैं, आपकी बॉडी रेस्ट के बाद सुबह फ्रेश होती है। तो आप इसका तरीका सबसे अच्छा है कि आप सुबह उठ के करें, थोड़ा जल्दी उठ जाएं और सुबह करें आपको फिजिकल वर्कआउट, तो आपको बेनिफिट इसका 100% मिलेगा ही मिलेगा। और टाइम की बात करें तो मॉर्निंग टाइम सबसे बेस्ट है। और अगर आपको खाना खाने के बाद कुछ करने का मन है तो आप इसमें डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, लंबी लंबी सांस लें, पेट को भर के धीरे धीरे छोड़ें, डीप ब्रीदिंग करें, ये भी एक योग का ही पार्ट है। पर फिजिकल एक्सरसाइज आप तुरंत खाना खाने के बाद नहीं कर सकते, आपको उसके लिए 2 से 3 घंटा तो रुकना ही पड़ेगा। जब पूरा आपका खाना डाइजेस्ट हो गया हो तब आप उसके बाद फिजिकल वर्कआउट या योग कर सकते हैं। डॉक्टर नीलम, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि डाइट के बारे में आजकल लोग फिट रहने के लिए सोशल मीडिया पर देखकर कई प्रोटीन ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स लेने लगे हैं, लेकिन ये कितना सही है और यंगस्टर्स को कैसी डाइट आपके हिसाब से लेनी चाहिए? डाइट का बहुत बड़ा हमारे जीवन में रोल है, तो सब कुछ, अगर हमारे कोई ऑर्गन काम कर रहे हैं या हम काम कर रहे हैं तो हम डाइट के सहारे ही काम कर रहे हैं। जैसे कि गाड़ी तभी चलेगी जब उसमें पेट्रोल होगा, तो वैसे ही हमारा शरीर भी तभी चलेगा जब हम हेल्दी खाएंगे या हेल्दी आहार लेंगे। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि इतनी भागा दौड़ी भरी जिंदगी में क्या है कि लोग कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी हेल्दी खाने के नाम पे प्रोटीन ड्रिंक्स ले रहे हैं या कोई शेक ले लेते हैं, या जो रेडी टू ईट फूड्स आ रहे हैं उनको लेते हैं, या इंस्टेंट फूड लेते हैं। तो लेकिन ये सब नहीं करना है। जैसे हेल्दी, मान लो दलिया ही खाना है तो पर वो इंस्टेंट दलिया यूज़ करते हैं, मतलब पैकेट से निकालो, काटो और उसको बनाओ, सीधा खा लो, तो वो भी गलत है। क्यों? क्योंकि है तो दलिया बट उसमें क्या मिला हुआ है, प्रिजर्वेटिव्स मिले हुए। तो ऐसी चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। कोशिश करें कि हेल्दी से हेल्दी खाएं। जैसा कि आपको पता है कि आयुर्वेद में भी बोला गया है कि सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले खाना स्टॉप कर दें, सूर्यास्त के बाद खा लें और सूर्यास्त होने के पहले पहले उस खाने को रोक दें। तो उससे क्या होगा कि आपके अंदर बीमारियां नहीं आएंगी और खाना पचाने का आपकी जो शरीर है उसको टाइम मिल जाएगा, आपके स्टमक को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को खाना पचाने का टाइम मिल जाएगा। तो इस केस में क्या कर सकते हैं हम, जो सुबह का टाइम होता है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हमारा हेल्दी होना चाहिए। जैसे कि हम थोड़ा भारी खा सकते हैं या प्रोटीन हम ले सकते हैं, पर प्रोटीन में भी हम जो आहार है हमारे वेजिटेरियन जो अगर लोग हैं, मतलब कोशिश करें कि नॉनवेज ना खाएं, तो शाकाहारी भोजन ही खाएं। जैसे कि हरी सब्जियां हैं या चीला है, बेसन का चीला आप ले सकते हो, उपमा ले सकते हो सारी सब्जियां डाल के, और आप ओट्स खा सकते हो सब्जियां डाल के, पर खाना सारा बिना प्रिजर्वेटिव का, पैक्ड फूड नहीं खाना है। तो आप कुछ भी हैवी उसमें सुबह के भोजन में ले सकते हैं। पर सुबह आजकल क्या होता है, लोग सीधा सीधा पराठे खाना पसंद करते हैं या ऑयली खाना पसंद करते हैं या फ्राइड खाना पसंद करते हैं,
तो वो थोड़ा सा अवॉइड करना है। कोशिश करें कि कम तेल घी का खाएं और हेल्दी खाएं। प्रोटीन लें पर प्लांट्स प्रोटीन लें, मतलब हेल्दी वे में, नेचुरल वे में प्रोटीन लें, ना कि पैक्ड फूड वाला या पैक्ड जो बॉटल प्रिजर्वेटिव वाला प्रोटीन होता है उसको थोड़ा सा अवॉइड करें। उसके बाद आप फ्रूट्स ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स का इंटेक करें, चेंज कर करके लें। सुबह का टाइम आप पेट भर के फ्रूट्स भी खा सकते हैं पूरा का पूरा सुबह के टाइम में, मॉर्निंग में आप चाय को अवॉइड करें, जो आपकी दूध वाली चाय होती है उसको अवॉइड करें। उसकी जगह पे आप हर्बल टी ले सकते हैं, जैसे कि तुलसी के पत्ते हैं, दालचीनी है, थोड़ा सा अदरक आप यूज़ कर सकते हैं अगर एसिडिक नहीं है, और इसके अलावा मुलेठी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे आप हर्बल टी सुबह तैयार करके उसको सिप सिप करके पी सकते हैं। और सुबह के टाइम पे पानी का इंटेक ज़्यादा बढ़ाएं। पूरे दिन में कम से कम 3 लीटर पानी तो पीना ही पीना है आपको, तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इसके अलावा दोपहर के खाने में आप अपना लस्सी ले लें और शिकंजी ले सकते हैं, आप सैलेड ले सकते हैं भरपेट। अब उसमें करना क्या है, आपको लंच से पहले आप भरपेट सैलेड खा लो। सलाद जितना हो सकता है उतने ज़्यादा इंटेक करें, वो भी उन सब्जियों का और फलों का जो सीजनल हो। ऐसा नहीं कि वो प्रिजर्व, जैसे कि आप मैंगो खाएंगे तो सर्दी में खाएंगे, नहीं, उसको गर्मी में खाइए। आप गर्मी का फ्रूट है तो उसको गर्मी में खाइए। गाजर है, गोभी है, मटर है, जो जिस सीजन में आ रहा है उसको उसी में सेवन करें, तो आपको बीमारियां नहीं आएंगी। और जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको भी आराम से वो उसको पचा सकता है। तो ऐसी कोशिश करें कि सीजनल की तरफ जाए। इसके अलावा आप लंच में अपना चपाती है या आपका चावल है, दाल है, सब्जी है, उसको हेल्दी खा सकते हैं। लेकिन उसमें क्या करना है, तेल घी नहीं यूज़ करना है ज़्यादा, जैसे कि आजकल रिफाइंड ऑयल लोग यूज़ करते हैं, उसको नहीं खाना है। या तो आप थोड़ा सा देसी घी डालें या फिर मस्टर्ड ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल आप उसमें डाल सकते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो अगर और मसाले में देखें तो थोड़ा खड़े मसाले यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो पैक वाले मसाले मार्केट में आते हैं उसको थोड़ा सा अवॉइड करें। टर्मरिक थोड़ा डालें, और जो आपका सी सॉल्ट होता है उसको ना यूज़ करें, बल्कि सेंधा नमक का यूज़ करें या रॉक सॉल्ट का यूज़ करें, वो ज़्यादा आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बेहतर होता है। इसके अलावा आप शाम का जो इवनिंग स्नैक टाइम होता है उस टाइम पे बिस्किट, नमकीन, ऐसी चीज़ें लेने के बजाय आप रोस्टेड मखाना ले सकते हैं या रोस्टेड पीनट ले सकते हैं या भुना हुआ चना थोड़ा सा ले सकते हैं, या मुरमुरे वाला जो मिक्सचर होता है उसको घर पे बना सकते हैं कड़ी पत्ता डाल के या पुदीना पाउडर डाल के। ऐसा आप थोड़ा सा रेडी कर सकते हैं उसको अपने लिए, तो वो हेल्दी चीज़ आपके अंदर जाएगी। या थोड़ा ड्राई फ्रूट्स हो गया, सो वो सब आप इवनिंग स्नैक में ले सकते हैं। इसके अलावा जो फ्रूट्स हैं वो शाम को थोड़ा अवॉइड करें, सैलेड शाम को अवॉइड करें। आप दिन में जितना मर्जी खाएं पर शाम के टाइम पे आप उसको अवॉइड करें। इसके अलावा जो रात का डिनर है उसमें कोशिश करें कि 7 बजे से पहले पहले उसको खा लें। अगर वो नहीं पॉसिबल होता है तो रात का खाना बिल्कुल हल्का रखें, या मिक्स वेजिटेबल सूप ले लें, या हल्का ओट्स ले लें, या दलिया ले लें। अब दलिए में भी क्या करना है, वेजिटेबल्स ज़्यादा यूज़ करें और दलिया कम डालें, तो आपको वो रात के टाइम पे भारी नहीं होगा और डाइजेशन में इजी रहेगा। और दूध से बनी चीज़ें और दूध थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि इस टाइम पे आपको शुद्ध दूध नहीं मिलता कहीं भी, तो उससे बहुत ज़्यादा बीमारियां आजकल आ रही हैं, जैसे शुगर है या यूरिक एसिड है, कोलेस्ट्रॉल है, मोटापा है, ये सब चीज़ें उसके कारण बढ़ रही हैं। तो दूध की बनी चीज़ें और दूध को थोड़ा सा अवॉइड करने का कोशिश करें। इसके अलावा सोते समय आप जीरे की थोड़ा सा चाय ले सकते हैं, उसको उबाल के थोड़ा काला नमक डाल के उसमें ब्लैक सॉल्ट, उसको आप सिप सिप करके पिए तो रात को आपको गैस भी नहीं बनेगी। तो ये आप पूरा दिन में इसे फॉलो कर सकते हैं। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आजकल यंगस्टर्स में हार्ट अटैक जैसे केस बहुत देखने को मिल रहे हैं, जबकि एक समय में हार्ट अटैक जैसी बीमारी 55 से 60 के बाद बुजुर्गों में देखी जाती थी। इसके पीछे क्या रीज़न है? बहुत ही कॉमन हो गया है हार्ट अटैक। आप बहुत सुनते होंगे कि यंग एज में बहुत ही 30, 35, 40 की एज में हार्ट अटैक हो रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया, जो होना नहीं चाहिए। जो पहले क्या होता था 60, 70, 80 की एज में होते थे, वो आजकल अर्ली एज में होने लग गए हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, हमारी लाइफ स्टाइल। देर से सोना, देर से उठना, खाना कभी भी खाना, कुछ भी खाना, फास्ट फूड खाना, जंक फूड खाना, वो सब, ये सारी चीज़ें
बहुत बड़ा रीज़न है हार्ट अटैक का। अब होता क्या है, अगर हम लेट नाइट खा रहे हैं, 10, 11, 12 बजे खा रहे हैं, तो उस समय स्टमक का रेस्ट करने का टाइम होता है, पर वो रेस्ट नहीं कर पाता, वो काम कर रहा होता है। तो अगर वो काम कर रहा है तो हार्ट को भी काम करना पड़ रहा है, तो वो एक्स्ट्रा ओवरलोड उसमें पड़ने लग जाता है। तो इंडाइजेशन की शिकायत जैसे होती है या गैस्ट्रिक की समस्या जिनको होती है, तो वो उनके कारणों के कारण क्या होता है कि हार्ट पे एक्स्ट्रा प्रेशर आने लग जाता है। और उसके बाद उसके बड़ा रीज़न ये है कि फिजिकल वर्कआउट कुछ भी ना करना। आजकल लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि अगर लेट नाइट तक सो रहे हैं और सुबह लेट तक उठ रहे हैं, तो आप कोई भी वर्कआउट नहीं करते, अधिकतर यंग एज वाले। और जब वो वर्किंग होते हैं या किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, वो प्रेशर अलग से होता है, तो वो फिजिकल वर्कआउट एटलीस्ट कुछ नहीं करते। 10-10, 12-12 घंटे चेयर पे बैठना और कुछ भी खाना, तो वो लाइफ उसकी हार्ट पे बहुत बुरा उसका असर पड़ता है। तो जैसे कि आजकल एक कॉमन हो गया है कि बाहर का खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, चाइनीज़ खाना है, मोमोज खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है, तो वो टेस्ट पे ज़्यादा जाने लग जाते हैं कि नहीं, हमें टेस्टी खाना वही लगता है, तो डेली वही खाना है। तो अगर आप डेली वही खाना खाओगे तो आपके डाइजेशन में बहुत ज़्यादा इशू आने शुरू हो जाएंगे। जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल आजकल इतना बढ़ रहा है, यूरिक एसिड की समस्या आ रही है, तो ये सब कहाँ हो रहा है? ब्लड में हो रहा है। और ब्लड अगर खराब हो रहा है तो फिल्टर होने हार्ट के पास जा रहा है, तो हार्ट अगर उसको फिल्टर करेगा तो उसका प्रेशर बढ़ेगा और उसमें ब्लॉकेजेस आना शुरू हो जाती हैं, जिसके कारण कि वहाँ से ये समस्या उत्पन्न होती है। तो जो यंग एज के लोग हैं उन्हें ये चाहिए कि वो अपनी एक तो लाइफ स्टाइल को सुधारें, अपना स्ट्रेस लेवल को कम करें, टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें और खाना हेल्दी खाएं। जैसे कि घर का खाना खाएं, नॉर्मल खाना खाएं, भूख से थोड़ा कम खाएं। और बार बार ईटिंग है, जैसे कि बार बार किसी को खाने की आदत होती है या क्रेविंग्स होती है, जिसके कारण कि मोटापा इतना बढ़ता जा रहा है और फैट इतना फैटी लीवर, आप देखो हर दूसरे इंसान को फैटी लीवर हो जाता है, तो वो इसका मुख्य कारण है। तो लाइफ स्टाइल हेल्दी करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अपनी डाइट पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो हार्ट पर प्रेशर कम आएगा तो आप अपने आप ही ये ऐसे जो समस्याएं हैं वो अपने आप ही कम होती चली जाएगी। डॉक्टर नीलम, अब योग दिवस पर बच्चों के बारे में बात करना बेहद ज़रूरी है। आजकल बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और खेलना कूदना बहुत कम, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ रहा है। छोटे बच्चों को चश्मा लग जाता है और कई बच्चे तो मोटापे का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में पेरेंट्स को आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? आजकल बच्चों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे अभी बहुत छोटे हैं और इतना पोल्यूशन है, इतना लाइफ स्टाइल गड़बड़ है, खाना गड़बड़ है, तो उनकी हेल्थ पे बहुत बुरा इसका प्रभाव पड़ता है बच्चों के ऊपर। तो इस केस में पेरेंट्स को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि वो मेच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे होते हैं बच्चे। अभी उनके ऑर्गन्स भी इमेच्योर होते हैं और बहुत छोटे होते हैं, तो हार्मोन्स जो उनके चेंजेस आ रहे होते हैं हार्मोनल, वो भी उनकी बॉडी में चेंजेस हैं। तो इस केस में पेरेंट्स को ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके बच्चे छोटे। तो जैसा कि आपने बोला कि स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उनको ऑर्गन्स से रिलेटेड समस्याएं आने लग गई हैं। तो इस केस में क्या होता है कि आपको आजकल जैसे कि बहुत फ़ोन यूज़ करते हैं, पेरेंट्स भी करते हैं, पेरेंट्स को देख के बच्चे भी करते हैं। उनको अगर कोई राइम सुननी है तो उसी में, मूवी देखनी है, स्टोरी सुननी है या कोई कुछ भी है, वो अपना स्क्रीन टाइम उनका बढ़ता जा रहा है और आउटडोर गेम्स उनके कम होते जा रहे हैं। तो उनका फिजिकल वर्कआउट कुछ भी नहीं हो पाता है, फिजिकली फिटनेस उनको नहीं मिल पाती है। तो पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी है कि वो फ़ोन और लैपटॉप या टैबलेट उनसे दूर रखें और उनको खेलने का मौका दें। उनको जो वर्कआउट है या उनको फिजिकल जो गेम्स होते हैं, जैसे वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, स्विमिंग है और डांस है, योगा है, ये सब उनको ज्वाइन कराएं और उनके साथ खुद भी करें। अगर वो उनके साथ खुद भी करेंगे तो वो इंटरेस्ट लेके करेंगे छोटे बच्चे। अदरवाइज आप उन्हीं को करवाएंगे तो वो नहीं, उसको प्रेशर फील करते हैं। तो पेरेंट्स भी करें उनके साथ, ये एक तरीका है उनको कराने का, और बच्चे भी उनके साथ फिर वो इंटरेस्टिंग वे में उसको करें। और दूसरी बात रही डाइट की, तो आजकल पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को पसंद है अगर पिज़्ज़ा, बर्गर या फास्ट फूड, तो वो उनको खिलाना पसंद करते हैं। वीकेंड पे खिलाया या वीकेंड पे खिलाया, तो वो चीज़ें बहुत खराब है। आप कोशिश करिए कि हेल्दी खाना खिलाएं, घर का खाना खिलाएं
और उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बना के खिलाएं, जैसे कि सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हैं, या कुछ भी खाना ऐसा है उसको अच्छे तरीके से बनाएं। अगर आप सीधा हरी सब्जी को पेश कर देंगे उसके सामने तो बच्चा नहीं खाएगा, वो उसको पसंद नहीं करेगा, अवॉइड करेगा कि मुझे नहीं खानी है ग्रीन वेजिटेबल्स। लेकिन आप उसको अगर चीले के फॉर्म में या पराठे के फॉर्म में अच्छा कुछ बना के उसको देंगे तो बच्चा आराम से खाएगा। तो सारा कुछ पेरेंट्स के हाथ में है कि वो कैसे बच्चों को हेल्दी रख सकते हैं। और अगर उनकी लाइफ स्टाइल अच्छी होगी, फिजिकली वो फिट रहेंगे और डाइट अच्छी लेंगे, तो उनको कोई भी डिजीज या बीमारी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर उनको कोई भी बीमारी नहीं होगी, हो ही नहीं सकती। तो सारा कुछ रूटीन का और लाइफ स्टाइल का मामला है। तो पेरेंट्स को इस बात का ध्यान रखना होगा कि जैसे कि बच्चों को चश्मे जल्दी लग रहे हैं, फैट ज़्यादा आ रहा है और बच्चे मोटे होते जा रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, बात बात पे चिढ़ने लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि फिजिकल फिटनेस नहीं है तो इरिटेट होते हैं वो, उनको क्या होता है, बिहेवियर चेंजेस उनके अंदर आने लग जाते हैं। तो अगर हम इस लाइफ स्टाइल को अपनाएंगे, योग को उनके जीवन में अगर हम लाते हैं तो ऑटोमेटिकली उनका सर्वांगीण विकास हो जाता है, जिसमें कि आपकी मेंटल बॉडी, फिजिकल बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी आती है। तो इस ओर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। डॉक्टर नीलम, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि ऐसी कौन कौन सी डिजीजेज हैं जो योगा से क्योर हो सकती हैं? योगा तो एक इतना बड़ा शब्द है कि ये पूरी बॉडी को आपको बैलेंस कर देता है, क्योंकि ये वात, पित्त और कफ पे काम करता है, जो कि असली बीमारियों की जड़ है। अगर इनमें इम्बैलेंस होता है तभी वहीं से बीमारियां शुरू होती हैं। तो योग उस लेवल पे जाके काम करता है। देखिए, जैसे कि अगर आप बीमारियों की बात करें तो इम्बैलेंस होने से आजकल कॉमन बहुत गठिया बात, ऑर्थराइटिस जिसको हम बोलते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस बहुत ही कॉमन हो गया है, जो कि बहुत ही छोटी एज में भी होने लगा है और बहुत कॉमन होने लगा है। हर किसी को देखो तो वो जॉइंट पेन की शिकायत करता है, आर्थराइटिस की शिकायत करता है। तो इस पे योग बहुत ही अच्छा काम करता है, तो उसको जड़ से खत्म कर देता है। इसके अलावा आपकी एंजाइटी पे, आपके डिप्रेशन पे, माइग्रेन की जो समस्या है, आपकी थायराइड की जो समस्या है, सर्वाइकल की से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है, आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग कर देता है, तो जिससे कि ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी है लेने की वो इंक्रीज हो जाती है बहुत ज़्यादा। हार्ट के हेल्थ पे बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है, हार्ट हेल्थ बहुत अच्छा, जिससे पल्पिटेशन का प्रॉब्लम्स होता है या एंजाइना पेन जिनको बना रहता है चीज़ें, तो वो हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा योग का एक योगदान है। इसके अलावा आपके अगर स्टमक की बात करें तो डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज जैसे कि गैस्ट्रिक है, या फिर आपका एसिड ज़्यादा बनता है, फैटी लीवर है, या फिर शुगर का प्रॉब्लम है, इंसुलिन कम बनता है, तो ये पेनक्रियास को डायरेक्ट एक्टिवेट करता है, तो शुगर की समस्या वैसे भी कम हो जाती है। इसके अलावा जो बीपी से रिलेटेड समस्या जैसे कि हाई बीपी होना, लो बीपी होना, उस पर इसका बहुत ही अच्छा एक रिजल्ट है योग का। अगर आप इसको नियमित तौर पे करते हैं तो ये आपको प्रभाव इसका दिखेगा ही दिखेगा। इसके अलावा जिनको साइटिका बना रहता है या पैरों में यूरिक एसिड का इशू है, गठिया बात वाला, नीज पेन जो रहते हैं, घुटनों में ग्रीस खत्म हो जाती है, फ्लूइड कम हो जाता है और हड्डियां आपस में घिसने लग जाती हैं, तो उसमें योग का बहुत ही अच्छा एक प्रभाव है। पर करना आपको उसको नियमित पड़ेगा, तो आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो सकते हैं। योग को अपने जीवन में अपनाएं और पूरी तरीके से स्वस्थ रहें। डॉक्टर नीलम, आज आपने हमारे दर्शकों को बहुत सारे योग के बारे में जानकारियां दी, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। अब हमारे दर्शकों को आज योग दिवस पर आप एक खास मैसेज ज़रूर दें। नेशनल योगा डे पर मैं सबको यही मैसेज दूंगी पूरे देश को कि करो योग, रहो निरोग और समाज और स्वयं के लिए काम करें, क्योंकि हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। डॉक्टर नीलम जोशी ने आज हमारे साथ बहुत सारे योगा, डाइट और हेल्थ टिप्स शेयर किए, जिससे हमारे दर्शकों को ज़रूर फ़ायदा होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी ये प्रण कर लें कि अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत को बेहतर बनाना है, रोज़ योग करना है और अपनों को भी सिखाना है, ताकि स्वस्थ रहे तन और मन। योग ही है रोगमुक्त जीवन का मंत्र। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।